हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपका क्लास 12th यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए जुड़ा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल केडी कैंपस बाय जेपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट देना न भूलें। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्पेशली बायोलॉजी के जो सिलेबस है, जो कोर सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो अभी कोरोना काल में 30% सिलेबस को लेस कर दिया गया था, जिसमें कि तमाम ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे चैप्टर्स थे जो कि आपके सिलेबस से काट कर अलग कर दिया गया। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस प्रकार से वो 30% सिलेबस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल फिलहाल में माध्यमिक चयन बोर्ड ने और सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी कोरोना काल में सिलेबस काटे गए थे उन सारे सिलेबस का फिर से आप लोगों से क्या किया जाए, फिर से आपको कंप्लीट जो 100% आपके सिलेबस हैं, 100% पूरे सिलेबस को आप लोगों को लिए पढ़ने की क्या दिया जाए, परमिशन दिया जाए, जिससे आप लोग उसे भली भांति क्या सकें, पढ़ सकें। तो इसी के बीच हमने आपको सोचा कि आप लोगों को जो बायोलॉजी का सिलेबस है, जो कि अभी कुछ दिन में आप लोगों को लाइव क्लास देने लगूंगा, तो उससे पहले हम आप लोगों का डिस्कशन कर लें। आप नए हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठें, और आप अगर हमारे PDF फॉर्म में चीज़ों को लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले कि हम आप शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा आपका टॉपिक है जो कि आज पेपर एनालिसिस है, जो कि हम आपसे एनालिसिस पेपर करने वाले हैं। आप देखिएगा, पेपर एनालिसिस क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस एनालिसिस सबसे पहले सबसे सटीक हमारे ज्योति प्रकाश के द्वारा आप देखेंगे। तो आइए हम सिलेबस की तरफ एक नज़र बढ़ाते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक आपसे सिलेबस पर डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक डिस्कशन है, उस टॉपिक डिस्कशन के श्रृंखला में हम सबसे पहले उठाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे कि आपके सामने एक छोटा सा जो है दिख रहा है, ये आपका सिलेबस है जो कि इसमें दिया गया है। ये देखिए उपयुक्त के अनुक्रम में 70% सिलेबस का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। अभी जो 30% सिलेबस कटे हैं उसके बारे में हम आपसे आगे डिस्कशन करेंगे। और तो डिस्कशन के क्रम में आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि आपको इतने सिलेबस नहीं पढ़ने हैं और इतने सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है उसे हम देखते हैं। इस 70% के सिलेबस में भी जो परीक्षा हुआ करता था उसमें 30% का प्रयोगात्मक परीक्षा हुआ करता था, लेकिन अब आपको 70 + 30% सिलेबस के साथ साथ 100% सिलेबस और में ही आपको जो है 30% प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इकाई वाइज, यूनिट वाइज आपके सिलेबस में दिया गया है। आपका इकाई 1 दिया गया है जिसका नाम है शीर्षक है जनन। आप जानते हैं जीवों में अपने ही जैसे संतान पैदा करने की जो क्षमता हो जाती है, जो टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि कोई भी जनन क्यों करेगा, कोई भी जीव जनन क्यों करेगा, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, जनन क्यों करेगा, चाहे बैक्टीरिया वायरस क्यों ना हो, जनन क्यों करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जो हमारी संतान है, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो निरंतर आगे चलती रहें। इसीलिए वो क्या चाहेगा, जनन करने चाहेगा। आप पढ़ेंगे मानव में जनन, पौधों में जनन। आप वहाँ पौधों में फ्लोरल डायग्राम के द्वारा पुष्पी संरचना के माध्यम में आप एंड्रोसियम गार्निशियम का अध्ययन करते हुए स्त्री केसर पुंकेसर का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जब आप मानव में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप उसमें नर तथा मादा जनन अंगों के बारे में आप क्या करेंगे, पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। और क्या होते हैं, कैसे होते हैं निषेचन, कैसे शुक्राणु बनते हैं, क्या शुक्राणु के कंटेंट हैं, सीमेन कैसे बनते हैं, सीमेन में वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी सहायता से जो शुक्राणुओं को एनर्जी मिलता है, उसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो पूरा डिटेल है। पूरे डिटेल अध्ययन करने के लिए आपको हम अलग से जब लाइव क्लास लेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि इसमें जो मादा जनन तंत्र है वो और जो नर जनन तंत्र है वो, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि वे
पुष्प में भी पढ़ने हैं, अर्थात पौधों में भी पढ़ने हैं, और जंतुओं के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि जंतुओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें स्पेशली जो होता है वो केवल आप जो होता है, आप जब जंतु के बारे में पढ़ना सुनेंगे तो आप जंतुओं के बारे में केवल आप स्पेशली देखेंगे, आप मानव के बारे में अध्ययन किसके करेंगे, किसके बारे में, मानव जनन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। और आप उसमें देखेंगे किस प्रकार से गुणसूत्र बनते हैं और गुणसूत्र बनने की क्या संरचना है और गुणसूत्र कहाँ बनते हैं। या आप पढ़ेंगे जब अंडा मादा पढ़ने लगेंगे तो उसमें अंडाशय में आप देखेंगे अंडाणु का किस तरीके से निर्माण होता है। और आप ये भी पढ़ेंगे कि जब अंडाणु और शुक्राणु बन जाते हैं और निषेचन की क्रिया पूरा हो जाती है तो कैसे आप जो शुक्राणु के बनने अर्थात जो शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया है, अर्थात आप निषेचन की प्रक्रिया के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गया आपके जनन के बारे में स्टडी का एक छोटा सा डायग्राम। और ये आपका अभी तो हम पूरी तरह डिटेल से आपका स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे डिटेल भी स्टडी करके ही आपको क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। फिर आप देखेंगे जनन के बाद आपका जो दूसरा इकाई है वो आनुवंशिक विकास, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्या है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ। आप एक टॉपिक यही पढ़ेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ, और उसे पूरा आप देखेंगे। जीवों को विकास पढ़ते समय आप क्या करेंगे, एक एक जो होता है इवोल्यूशन के क्या कदम है उसके बारे में भी आप क्या करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे एवोल्यूशन के इस क्रम में जब आनुवंशिक जेनेटिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप देखें कि जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिक क्या होता है। आनुवंशिक का मतलब होता है कि जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, क्या कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा जो माता पिता के लक्षण होते हैं संतान में चले जाते हैं। आप सब कुछ 1 बाय 1 डिटेल में अध्ययन करेंगे। और आप जीनी प्रौद्योगिकी के बारे में भी, आप जीन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे आप। और आप वहाँ पर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, आप हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, आप मेंडल्स के लाभ पढ़ेंगे। जो मेंडल्स ने अपने प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया, 3 प्रकार के नियम सलाह दिए, क्या है उन प्रयोग। हाँ, इस तरीके से आप जो है पूरे सिलेबस के बारे में आप डिटेल अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, पाएंगे। आप इसमें खास करके आप जब आनुवंशिकता पढ़ना शुरू कर देंगे तो आनुवंशिकता में मैं आपको बता दूं कि आपका एक लॉ है जिसे कहा जाता है मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आप उसमें तीन लॉ के बारे में भी क्या करेंगे, विधिवत जो होता है स्टडी करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जब आप इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, इवोल्यूशन में आप जो थियरीज़ हैं उस थियरीज़ के बारे में भी अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो इवोल्यूशन है जीवों के अंदर होता है, और इवोल्यूशन क्या होता है, जीवों में संघर्ष क्यों होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन में आप जो है लैमार्क की थियरी पढ़ेंगे, लैमार्क की थियरी पढ़ेंगे। एक थियरी आपको ये पढ़ना है। दूसरा थियरी जो है आपको डार्विन की थियरी पढ़ना है, आप दूसरा थियरी डार्विन को पढ़ेंगे। और जो आपका तीसरा थियरी है वो है आपका नियो डार्विनिज्म। क्या है, नियो डार्विनिज्म। ये आपको 3 थियरी जो होता है स्पेशली जो होता है इवोल्यूशन के टॉपिक में आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो आप उसे विधिवत पढ़ेंगे और हम आपको क्या करेंगे, विधिवत पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो आपका अगला तीसरा इकाई है। तीसरी इकाई में आप देखेंगे कि आपको चीज़ों को कंठस्थ और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। हमारे क्लास 10 था और मैंने क्लास 10 के सिलेबस को पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों सिलेबस को। हालांकि क्लास 12 के अभी हम बायोलॉजी के सेगमेंट के 70% सेगमेंट को आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है जीव विज्ञान और मानव कल्याण क्या है। आप इससे पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी का मानव कल्याण से क्या रिलेशनशिप है। आप इसमें तमाम प्रकार के आप मानव के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, मानव कल्याण की भावना के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें आपका जो है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, और जनसंख्या नियंत्रण, मानव कल्याण, मानव रोग का उपचार, विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचारों का अध्ययन जो होता है आप मानव कल्याण के चैप्टर में पढ़ने का काम करेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका तीसरा इकाई, आप ये इकाई अभी हम देख रहे हैं। अभी जब हम यूनिट में घुसेंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपके बीच से क्या करूँगा, डिस्कशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना एकदम न भूलें। हम समय समय पर आपको विभिन्न स्थानों पर जब घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको हम वीडियोज़ के माध्यम से वहाँ चीज़ों को आपको दिखाने का काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले चैप्टर की तरफ आता हूँ और अगले चैप्टर के बारे में, इकाई के बारे में हम आप क्या करते हैं, आपसे डिस्कशन करने का काम करता हूँ। अगला जो आपका इकाई है वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी और उनको अनुप्रयोग, मतलब जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी है और उसके यूज़ के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हम जब यूनिट वाइज में चैप्टर वाइज डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी में आपको कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं देने वाला हूँ इंडिया का एक बेहतरीन कंटेंट, जो आपके नीट, CUT की इत्यादि की जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो परीक्षाएँ हैं उनकी परीक्षा में 100% आने की संभावनाएँ हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो KD कैंपस बाय JP सर को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना एकदम ना भूलें और बेहतरीन क्लास के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जल्द ही आप लोगों के बीच, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप लोगों को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। जो आपका 5वां टॉपिक है, 5वें टॉपिक में, 5वें इकाई में आप है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का पोर्शन है। इसमें आप बायोटिक फैक्टर मतलब भौतिक और जैविक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरीके से जो भौतिक कारक होते हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, कैसे आपका जैविक कारक है जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, आपदा प्रबंधन क्या है, और जो विभिन्न प्रकार के कूड़ा कचरा है उसका प्रबंधन किस तरीके से क्या किया जाए। और साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जल के आपके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या करेंगे, हम आपसे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये तो छोटा सा हुआ सेगमेंट अभी आपका, और हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना एकदम ना भूलें। अब दूसरे क्रम में हम चलते हैं और दूसरे क्रम में हम आपके बीच में लेकर आता हूं एक दूसरे, जो आपका अब यूनिट वाइज यूनिट हम डिस्कशन करने का आपसे प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हम सबसे पहले उठाते हैं आपके पहले यूनिट, जो कि पहले यूनिट में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊँ कि ये आपका 70% का पूरा होल डायग्राम है, जो कि आपको 70% पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। हालाँकि अभी हम इसको आपको जो है पूरा अलग अलग यूनिट वाइज यूनिट दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पूरा आपका देखेंगे, ये पूरा जो सिलेबस है आपका वही सिलेबस है, और उस सिलेबस के बारे में आपसे क्या करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे ये आपका पूरा सिलेबस है, और पूरे सिलेबस में हम आपको दिखा दें कि जो अभी हम आपसे यूनिट का डिस्कशन किए हैं वो आपका पूरा चैप्टर वाइज यहाँ चीज़ें देने की प्रयास किया गया है। ये चैप्टर वाइज चैप्टर क्या किया गया है, आपको दिया गया है। हालाँकि ये आपको हम अभी तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे जो है पूरा एकदम डिटेल में अध्ययन किया जाए। और हम अध्ययन के क्रम में आपको सबसे पहले पहला यूनिट लाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पहला यूनिट में जो होता है आपको चीज़ों को जो है कंठस्थ करने का प्रयास किया गया है। तो पहले यूनिट में आप उठाएंगे, देखेंगे कि जीवों के जनन के बारे में, और ये आपका जो चैप्टर्स है वो जीवों के जनन के बारे में ही हम आपसे कोशिश करेंगे कि आपसे डिस्कशन किया जाए। हालांकि ये आप देखेंगे कि अभी इसका इंटरमीडिएट सिलेबस है, जो कि अभी आपको हमको दिखाना नहीं, क्योंकि वो 30% वाला सिलेबस है जो हमको, जिसका अध्ययन हमें थोड़े बाद में करने की कोशिश करना है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन ही कंटेंट, जो कि आपके जीवन में बहुत ही सहायक होने वाली है। ये है आपका एक टॉपिक, जीवों में जनन। आप देखेंगे, इसी को हमारी इंतज़ार था कि हम आपका इसे बेहतरीन तरीके से अध्ययन करा दें, और आप देखें, प्रेम से देखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना एकदम भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यही मैं आपको बताने था कि आपका जनन है, इकाई 1 है जनन, और इसमें पहला इसका जो टॉपिक ही है उसका है पुष्पी में लैंगिक जनन। आप जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। जब जीवों में या पौधों में लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल गैमेट्स के आधार पर अगर निषेचन या जनन की क्रिया होती है तो हम उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कि पौधों की संरचना के बारे में पढ़ना है, नर एवं मादा युग्मों को भेद के बारे में पढ़ना है, नर और मादा युग्मों को भेद के बारे में पढ़ना है,
और उसके विकास के बारे में पढ़ना है, परागण क्या है और उसके प्रकार क्या है, अभिकर्मक एवं उदाहरण क्या है, अभिकर्मक और उदाहरण क्या है, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है आपका बाह्य जनन युक्तियों के बारे में अध्ययन करना है कि बाह्य जनन युक्तियाँ क्या होती हैं, आपको उसके बारे में भी अध्ययन करना है। पराग में स्त्री केसर क्या, संकर्षण क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, निषेचन पश्च घटनाएँ क्या हैं, भ्रूण एवं भ्रूण का परिवर्धन क्या है, बीज का विकास एवं फल के निर्माण के बारे में भी आपसे क्या करना है, हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, परागण में जो होता है विशेष प्रकार की युक्तियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया पूरी होती है, तो उसे भी आपको पढ़ना जैसे एपोमिक्सिस पढ़ना है, अनिषेक फलन पढ़ना है, बहुभ्रूणता पढ़ना है, बीज एवं फल के निर्माण के बारे में भी आपसे क्या करना है, 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है मानव में जनन। आप जानते हैं कि नर एवं मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। जानते हैं कि नर का जो जनन तंत्र होता है वो विषण होता है और मादा का अंडाशय है। तो विषण एवं अंडाशय के सूक्ष्मदर्शी शरीर संरचना के बारे में, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु जनन, युग्म जनन में शुक्राणु जनन, अंड जनन क्या है, मासिक चक्र क्या है, निषेचन की प्रक्रिया क्या है, अंतरोपण क्या है, भ्रूणी परिवर्धन क्या है। भ्रूण परिवर्धन का मतलब होता है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है, सगर्भता कैसा होता है, प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म होना प्रसव कहलाता है, और बच्चे के जन्म के बाद जो दूध का श्रावण होता है, जो एक माँ अपने बच्चों को दूध का श्रावण करता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इतना ही नहीं जनन में पढ़ना है, आपको जनन स्वास्थ्य संबंधी जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं और रोगों की जो रोकथाम है उसके बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं भारत की जनसंख्या लगातार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और कुछ ही दिनों में हम चीन को पछाड़ करके भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो उसी जनसंख्या को रोकने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी क्या करना है, आपसे अध्ययन करना है। और साथ ही साथ नियोजन की जो आवश्यक विधियां हैं आप पढ़ेंगे, वाइसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, और जागरूकता के माध्यम से क्या किया जाए, उस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे गर्भ निरोध क्या है, चिकित्सीय सगर्भता समापन जिसे MTP कहा जाता है, एमिनोसिंथेसिस क्या है, बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ क्या है। बंध्यता का मतलब होता है कि जब किसी स्त्री और पुरुष की शादियां हो जाती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि स्त्री उसको संतान पैदा नहीं होता, तो उसे हम बंध्यता कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होते हैं आप उसमें पढ़ेंगे। स्पर्म काउंट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। साथ ही साथ IVF जानेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसे टेस्ट ट्यूब के माध्यम से क्या करें, अगर किसी को संतान पैदा नहीं होता है तो हम उसे क्या करें, संतान पैदा कर नेचुरली संतान पैदा करने का प्राकृतिक रूप से हम संतान पैदा करने में क्या करें, मदद करें। उसे IVF कहा जाता है। एक तीसरा मेथड है ZIFT और GIFT के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपसे क्या करेंगे, अध्ययन करें। तो इस तरीके से आपको जनन में इन 3 टॉपिकों के बारे में 70% के अध्ययन अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे इकाई की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा इकाई है। दूसरी इकाई में हम देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ों को छोड़ना है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, आपको समेटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगला हम देखेंगे, आपको एक टॉपिक हम उठाते हैं जो कि है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 हम आपसे अध्ययन करते हैं, फिर यूनिट 4 की तरफ धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यह आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आप देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ें को बारीक में अध्ययन करना है। यूनिट 3 में है आपका जीव एवं मानव कल्याण क्या है, मतलब जीवों का मानव कल्याण के साथ क्या है। इसमें आपको पढ़ना सबसे पहले मानव रोग के बारे में पढ़ना है। मानव रोग में क्या पढ़ना है, रोगजनक पढ़ना है। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी के बारे में पढ़ना, जैसे मलेरिया क्या है, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फैलता है उसे पढ़ेंगे, इसका रोकथाम क्या है, इसका उपचार क्या है, इसी बारे में हम क्या पढ़ेंगे। डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ेंगे, फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ेंगे, एस्केरियासिस के बारे में, टाइफाइड के बारे में, जुकाम, निमोनिया, अमीबियोसिस, रिंगवर्म इत्यादि के हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फैलाव देखेंगे, लक्षण देखेंगे, उपचार देखेंगे और रोकथाम देखेंगे। साथ ही साथ प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, जैसे टीका क्या है,
टीका कैसे बनता है, वैक्सीनेशन कैसे होता है, इसका जीता जाता उदाहरण आप कोरोना को ले लेंगे। साथ ही साथ कैंसर पढ़ेंगे, HIV पढ़ेंगे और एड्स के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे अध्ययन करेंगे। फिर अध्ययन करेंगे कि यौना अवस्था जैसे होता है कि जब युवा अवस्था आ जाता है तो उस समय क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो ड्रग्स के, अल्कोहल के, नशीले पदार्थों के शिकार हो जाते हैं। वो उनसे कैसे बचा जाए, क्या मानवीय ऐसी गतिविधियां हैं जिनके सहारे हम क्या कर सकते हैं, उनसे बचने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इनके जो साइड इफ़ेक्ट है, कुप्रभाव है, उसके बारे में भी प्यारे बच्चों हम आपसे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पर नया है तो आप हमारे KD कैंपस बाय JP सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जा प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए। आप यकीन करें, हम आपको देंगे बेहतर कंटेंट, वो भी पूरी समझ के साथ। अगला जो इसका तीसरा टॉपिक है वह है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जहाँ एक तरफ खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार का उपयोग है, तो विभिन्न प्रकार के मेडिसिन या इत्यादि जैविक नियंत्रण में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो इसमें आपको घरेलू खाद्य उत्पाद में, औद्योगिक उत्पाद में, वहित मल उपचार में, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कार्य के रूप में एवं जैव उर्वरक के रूप में हमें सूक्ष्म जीवों का क्या करना है, अध्ययन करना। सूक्ष्म जीव कहीं न कहीं मानव कल्याण के से ही क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगला तीसरा चौथा इकाई जो है आपका वो है जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग के बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपको सबसे पहला पढ़ना है वो जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत के बारे में क्या करना है, अध्ययन करने हैं। इसके नेक्स्ट वाले को हम आगे आपसे डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना एकदम ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम क्या करते हैं, आगे के लिए चीज़ें अपना तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम आपका टॉपिक पर डिस्कशन लगातार किए जा रहे हैं और आप उसी का एक पार्ट्स हैं जो कि दूसरा टॉपिक है, उसका आपका पढ़ना है। उसमें आनुवांशिकता का जो अभी आप जो पढ़ रहे थे उसमें आपको आनुवांशिक इंजीनियरिंग के भी बारे में क्या करना है, आपसे डिस्कशन करना है। आनुवांशिकता के जब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे तो आइए डिस्कशन करते हैं। यह आपका आनुवांशिक इंजीनियरिंग, DNA तकनीकी क्या है, उसके बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। किस तरीके से हम DNA से जा कर के चीज़ों को मॉडिफाइड करके नए वेराइटीज़ की चीज़ों को बनाने का प्रयास करते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो जैव प्रौद्योगिकी और उनका उपयोग के बारे में पढ़ना है कि हमारे जीवन में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से यूज किया जाता है। हम देख रहे हैं कि अपनी फसलों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव जो हैं या जो क्रॉप है हम उसको ला रहे हैं और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसमें पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, आनुवांशिकी रूपांतरित जीव, BT फसलें क्या हैं, ट्रांसजेनिक जीव क्या हैं, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपेरेसी एवं पेटेंट क्या है। हम इन सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके पूरी गहनता के साथ अध्ययन करेंगे और मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा तो मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो आपका टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में जीव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, एक जीव किस प्रकार से पर्यावरण पर संबंधित है और पर्यावरण किस प्रकार से जीवों से संबंधित है, इसके अंतर संबंध के बारे में हम आपसे अध्ययन करेंगे। इसमें जीव और पर्यावरण, वासस्थान एवं कर्मता, समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन के बारे में भी आपसे हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम आपसे अध्ययन करेंगे समष्टि, पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण के बारे में भी हम आपसे अध्ययन करेंगे। आप सभी टॉपिक को
पूरी मेहनत के साथ इसे समझेंगे और हम आपको 100% कोड पढ़ाऊँगा और हम एक एक न्यूमेरिकल भी इसमें जो भी हैं हम आपको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड बायो कंजर्वेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें जैव विकास की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इसका संकल्पना, क्यों जैव विकास लाया गया और क्यों हमें बायो कंजर्वेशन पर बल देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हैं। अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं वो क्या होगा, हमारे लिए घातक होगा। तो हमें जैव विविधता संकल्पना के बारे में पढ़ना है, जैव विविधता के प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है, जैव विविधता का महत्व क्या है, क्षति होने पर जैव विविधता का जो क्षति होगा तो हमको उसको संरक्षण भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें जैव विकास का संरक्षण भी पढ़ना है। हॉटस्पॉट के बारे में भी पढ़ना है, संकटग्रस्त जीवों के बारे में भी पढ़ना है, विलुप्त के बारे में पढ़ना है, रेड डाटा लिस्ट के बारे में पढ़ना है, जो विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, जो विलुप्त हो चुके हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। हमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है। मुख्य जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपका नेशनल गार्डन है, उद्यान है, जो आपके सेंचुरीज है, हम उसे 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, फिर कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए, अभी हम आपका एक सेगमेंट छोड़ा है, उस सेगमेंट के बारे में भी हम आपसे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि अब मैं आपको कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ूंगा तो आपका ज्ञान आधा अधूरा रहेगा, जिससे समस्याएं हो सकती हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपसे क्या हो, समस्या हो, क्योंकि आपको समस्या होगी तो आप हमेशा आप परेशान रहेंगे। तो इसलिए हमारा पूरी कोशिश है कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और आपका एक टॉपिक बच रहा है, जो कि आपका ये है इकाई 2। इकाई 2 के बारे में हमने आपसे डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैं आपका इकाई 2 के बारे में अभी आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखिए, आपका इकाई 2 है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के बारे में आपको अध्ययन करना है। और जेनेटिक्स का पहला टॉपिक है वंशागति, विविधता, मेंडलीव का नियम, मेंडलीव वंशागति किस प्रकार प्रयोग किए और मेंडलीव अनुपात से विचलन क्या। इसमें आपको अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ना, सहप्रभाविता के बारे में पढ़ना है, गुणात्मक विकल्प रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में पढ़ना है, प्लियोट्रॉफी क्या है, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ना है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ना है, क्रोमोसोम में जीन, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है। लिंग निर्धारण आपको मनुष्य में भी पढ़ना है, पक्षी में भी पढ़ना है, मधुमक्खी में भी पढ़ना है, और जीन संलग्नता और जीनी विनिमय के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, ज़बरदस्त जिंदा टॉपिक है, जिंदाबाद टॉपिक है। और अगर आप इसे नहीं बायोलॉजी में पढ़े तो आप क्या पढ़ें। आपको से आगे पढ़ना है लिंग सहलग्न वंशागति क्या है, मतलब जो लिंग आधारित जो रोग हैं उन रोगों के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे आपको हीमोफीलिया पढ़ना है, वर्णांधता पढ़ना है, मनुष्य में मंडल विकार पढ़ना है, थैलीसीमिया पढ़ना है, मनुष्य में गुणसूत्री विकार के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। और आपको रोग का गुच्छा, जैसे बंच ऑफ डिजीज़ कहा जाता है, उसे हम अगर आपसे पूछे कि सिंड्रोम क्या है तो आप बताएंगे कि बंच ऑफ डिजीज़ मतलब जो रोगों का गुच्छा है, रोगों के गुच्छा को हम क्या कहते हैं, हम सिंड्रोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिंड्रोम नाम देते हैं। तो उस सिंड्रोम में आपको जो है डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है, क्लिनी-फिंटन सिंड्रोम पढ़ना है। हालांकि अभी आप 70% सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपकी पूरी की पूरी सिलेबस क्या हुआ, बची हुई है। दूसरा, आपको वंशागति का आणविक सिद्धांत पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको आनुवंशिक पदार्थ की खोज डीएनए के बारे में पढ़ना है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, पूरा डिटेल पढ़ना, संरचना के बारे में पढ़ना, उसके अध्ययन के बारे में पढ़ना, उसके डिफरेंस अंतर के बारे में भी आपको अध्ययन करना है।
साथ ही साथ देखेंगे कि डीएनए पैकेजिंग क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जिसे प्रतिकृतियन कहा जाता है वो क्या है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में आपको पढ़ना है, और सेंट्रल डोग्मा के बाद अनुलेखन के बारे में भी पढ़ना है। जेनेटिक्स कूट क्या है, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति नियमन क्या है, लैग ओपेरान थियरी क्या है जो जीन से रिलेटेड है, और जीनोम क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, और डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसा टॉपिक है, आप देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट के जो जनक है, भारतीय जनक, वो किसको कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जो भारतीय जनक है वो लाल जी प्रसाद को कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जौनपुर वालों के लिए ख़ास करके कह रहा हूं कि उनके लिए एक जो है गर्व की बात है कि जो लालजी प्रसाद थे वो आपके जौनपुर के सिरवा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं, जौनपुर के सिरवा के लालजी प्रसाद रहने वाले हैं, जो कि BHU यूनिवर्सिटी के क्या रहे, कुलपति रहे। इन्होंने हैदराबाद में रह कर के डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है। तो मित्रों अभी तो यह 70% सिलेबस के बारे में हम आपसे अध्ययन कर रहे थे, लेकिन हम अब देखने का प्रयास करेंगे कि जो आपके 30% सिलेबस, मैंने जो कहा था कि वो जो सिलेबस कटे हुए थे उन सिलेबस के बारे में भी हम आपसे क्या करें, थोड़ा सा 1 बाय 1 क्या कर लें, अध्ययन कर लें। तो ये आपका जो कटा हुआ सिलेबस है, आप देखेंगे ये आपका कटा हुआ सिलेबस था जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में काट दिया गया था। तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में भी थोड़ा से आपसे अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा से आपसे अध्ययन कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना एकदम ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए दिया है कि 30% सिलेबस जो कटा हुआ था वो सिलेबस यही था दरअसल जो आपको पढ़ने थे। तो आपको जीवों में जनन था, इकाई 1 से जो सिलेबस कटा था वो 30% सिलेबस यही है, यही आपको पढ़ना है। तो जीवों में जनन में पहला है जीवों में जनन, जो कि काट दिया गया था, वो आपको पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है जनन क्या है, जीव में एक प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतरता बनाए में क्या होता है, सहायक होता है, ये आपको पढ़ना है। जनन की विधियां में लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में द्विविभाजन क्या है, बीजाणु जनन क्या है, कलिका निर्माण क्या है, पौधे में कायिक प्रवर्धन क्या है, जिम्यूल निर्माण क्या है, खंडीभवन क्या है, और फ्रेगमेंटेशन पुनरुद्भवन क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये बड़ा हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हालांकि मैं अभी भी जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो ऑफलाइन क्लास में पूरे डिटेल अध्ययन के साथ हम इसे पढ़ाते हैं, चाहे वो कटा हो। मैंने हर साल कोशिश किया हूँ कि 100% सिलेबस को पूरी तरीके से कवर किया जाए। तो आप दूसरा जो इसकी इकाई 2 से जो चीज़ें कटी थी वो था आनुवंशिकी और विकास के बारे में जो कटा था वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, जैव विकास के प्रमाण क्या है, जो फॉसिल्स मिलते हैं जैव विकास के बारे में उसका भी अध्ययन करना है, पूरा जीवी क्या है इसके भी बारे में पढ़ना है, तुलनात्मक संरचना के बारे में पढ़ना है, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण के बारे में पढ़ना है, डार्विन का विकास में क्या सिद्धांत है इसे भी पढ़ना है, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी भी पढ़ना है आपको, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन के बारे में भी आपको एक एक करके पढ़ना है। आपका नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जिसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आपको पढ़ना है। प्राकृतिक चयन के प्रकार क्या हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आपको भी क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। जीन प्रवाह एवं आनुवंशिकी अपवाह, हॉडी वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हॉडी वेनबर्ग सिद्धांत। ये भी अपना जो है जीन प्रवाह के बारे में, फ्लो जीन के बारे में आपने अपने थियरी प्रस्तुत किया है, उसे भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। साथ ही साथ मानव के विकास के क्रम क्या है और मानव विकास क्यों जरूरी है, इसे भी आपको क्या करना है, 1 बाय 1 चीज़ों को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो 30% आपका कटा हुआ सिलेबस है, अभी हम उसी के बारे में आपसे क्या कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो KD कैंपस बाय JP सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमें जीवन में बड़ी ही ऊर्जावान बनाने का काम करता है।
ये आपका जो 30% सिलेबस कटा है उसमें से आपको मैं दिखा दूँ, ये थोड़ी सी सिलेबस है जो आपको मैं स्क्रीन बोर्ड पर दिखाने का काम कर रहा हूँ। तो हालांकि आपको इस टॉपिक अभी आपके उसी का एक सिलेबस है जो कि आपको क्या करना है, पढ़ने का काम करना है। तीसरा जो 30% में कटा था वो था जीव विज्ञान और मानव कल्याण में, जैसे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पॉलिसी के बारे में पढ़ना, जिसमें खाद्य उत्पादन में सुधार कैसे किया जाए, पादप जनन क्या है, ऊतक संवर्धन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, मौन अर्थात मधुमक्खी पालन क्या है, पशुपालन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी आपको पढ़ना है। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि 2021 की जो मेरी बैच थी बहुत ही तेज़ तर्राक बैच थी, जिसमें कुछ बच्चों ने भाग लिया था, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो पढ़ते थे और बहुत काफ़ी अच्छे भी तेज़ तर्राक थे, जिसमें हमारे बच्चों ने अपने कॉलेज टॉप किया। हालांकि ब्लॉक लेवल पे भी उन्होंने टॉप किया है। कुछ बच्चे हमारे जो है वो हालांकि ज़िला तो टॉप नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास उन्होंने अपना पूरा किया था। क्या उनकी टैलेंट थी, गजब की टैलेंट थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे थे, स्वाति रिया इत्यादि इत्यादि बच्चे थे जो कि हमारे क्या किए थे, टॉप किए थे। जो हमारी इकाई 5 है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, उसे भी आपको क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। इसके संरचना स्वरूप के बारे में पढ़ना है, घटक के बारे में पढ़ना है, उत्पादकता एवं अपघटन के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा प्रवाह के बारे में, फ्लो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पारिस्थितिकी क्या है, पिरामिड के बारे में पढ़ना है, जीव पिरामिड पढ़ना है, जीव की संख्या पिरामिड पढ़ना है, भार और ऊर्जा का पिरामिड आपसे क्या करना है, अध्ययन करना है। पोषक चक्र में कार्बन एवं फास्फोरस चक्र के बारे में आपको पढ़ना है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, इसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और पारितंत्र सेवाएं में कार्बन स्थिरीकरण क्या है, परागण क्या है और ऑक्सीजन अवमुक्ति क्या है, ये आपको पारितंत्र के बारे में अध्ययन करना है। पर्यावरण मुद्दे में हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण इसका नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रदूषण नियंत्रण पढ़ेंगे, कृषि रसायन और उसके प्रभाव के बारे में अगर देखेंगे उसके प्रभाव, अगर लाभदायक प्रभाव हैं तो भी पढ़ेंगे, हानिकारक भी प्रभाव में अर्थात मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में हम क्या करेंगे। अगर ठोस कोई पदार्थ है उसका अपशिष्ट है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसे भी हम क्या करेंगे, आपसे अध्ययन करेंगे। रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो पदार्थ है उसका हम प्रबंधन कैसे करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आप जानते हैं बड़ी तेज़ी के साथ वर्तमान समय में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब गर्मी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है उसके बारे में भी हम आपसे अध्ययन करेंगे। विश्वव्यापी उष्णता क्या है उसे भी देखेंगे। ओजोन परत क्या है, ओजोन का अवक्षय हो रहा है, इसका कैसे नियंत्रण कर जाए, इसके बारे में हम करेंगे। वनोन्मूलन क्या है, वन उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ वन उन्मूलन के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हानिकारक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम ऐशो आराम जीवन जीने के लिए वनों का उन्मूलन तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में हम कटाई करें उतनी मात्रा में उसे लगा नहीं रहे, तो आने वाला जो संकट है वो गहरा होने वाला है। और पर्यावरणीय समस्याएँ क्या है और उससे संबंधित के स्टडी पढ़ेंगे, जैसे हम किसी मुद्दे को लेंगे और वो पर्यावरण से रिलेटेड रहेगा, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपसे अध्ययन किएंगे। वो यही 30% सिलेबस है जिन्हें यूपी बोर्ड ने अपने 2-3 सालों से कोरोना काल में हटा दिया था। इसको जोड़ करके आपका जो 100% सिलेबस है वो पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हर एक नज़रिए हर एक एंगल से देख करके हम पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना एकदम ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। फिर जब हम आपको क्लास लेंगे तो क्लास हमारी लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास में आप वीडियोस के माध्यम से करेंगे, क्योंकि अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो यूट्यूब की क्राइटेरिया है उसे पार कराने की कोशिश करें। आपका सहयोग आपको जो है बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का हम पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त रहें, जहाँ भी रहें शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद रहें, यही हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।